Hello and Namaste. So in this video, we will discuss the fourth type of non-covalent interaction, which is hydrophobic interaction. अब हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, पहले तो यही समझ लेते हैं। क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए कि हमें उसको पढ़ना जरूरी क्यों। So the two very important reasons why hydrophobic interactions should be studied is कि हमारे जो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स है उसमें बहुत बड़ा हाथ है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का। अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस नहीं होती तो हमारा कोई भी पॉलीपेप्टाइड अपनी ओरिजिनल जो प्रोटीन की 3 डायमेंशनल शेप है उसमें नहीं आ पाता। सो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैव अ ह्यूज रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। और अगर हमारे प्रोटीन स्टेबल नहीं होते तो हमारे पास एंजाइम्स नहीं होते। एंजाइम्स नहीं होते तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस जो अभी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए एंड डाइजेशन के लिए वो भी कंप्लीट नहीं हो पाते, राइट? So this is one reason why hydrophobic interactions are so important. The other reason is कि आपके hydrophobic interactions जो हैं they are also responsible for the structure of membranes of different membranes, right? So now that you know that why hydrophobic interactions are important, let us understand कि hydrophobic interactions होते क्या, right? So hydrophobic इंटरेक्शंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल्फ एसोसिएशन। एज यू कैन सी मैंने कीवर्ड्स में लिखा भी है। तो ये सेल्फ एसोसिएशन क्या होता है? सेल्फ एसोसिएशन का मतलब होता है आपस में जोड़ के रहना, ओके ना? तो इस चीज का यहाँ हमारे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से क्या लेना देना है? सो यू नो दैट जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं दो तरीके से। या तो दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर दे विल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। एंड बाय दिस जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स अपने साथ यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरेक्ट कर लेते हैं। बट बिकॉज नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ये चार्जेस यानी कि डाइपोल्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग जो डोनर या एक्सेप्टर होता है वो नहीं होता है, यानी कि वो वाटर के साथ और ना ही पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज वाई, क्योंकि वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो आपस में ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो इट्स लाइक कि भाई तुझे भी वाटर नहीं पसंद, तुझे भी वाटर नहीं पसंद, तो हम दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? तो बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त। So now let's come to its definition. We can define hydrophobic interactions as when non-polar substances cluster together। तो cluster का वही मतलब हो गया सेल्फ एसोसिएशन, यानी कि आपस में जुड़ के रहना, cluster together so as to minimize the water contact, ताकि उन्हें वाटर से बात ना करनी पड़े, वाटर से जो है वो कांटेक्ट ना करना पड़े। तो दे हैव टू मिनिमाइज कांटेक्ट विद वाटर एंड विच इज व्हाई दे क्लस्टर टुगेदर। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। एंड ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है ये म्यूचुअल अट्रैक्शंस है, यानी कि आपस में एक दूसरे की मर्जी से हो, या ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला दुश्मन का दुश्मन दोस्त, राइट? सो दीज आर म्यूचुअल interactions. And one more very important thing, that they are not a bond। आपने देखा कि दो नॉन पोलर सब्सटेंसेस एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना रहे, दे आर जस्ट इंटरैक्टिंग विद वन अनदर बिकॉज वो वाटर मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो एक म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से क्लस्टर टुगेदर है, एक जगह झुंड में है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे। तो कभी भी अगर कहीं लिखा जाता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड तो वो गलत है। हाइड्रोफोबिक इज नॉट अ बॉन्ड। यू कैन नेवर यूज द वर्ड बॉन्ड व्हेन यू आर रेफरिंग टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। आप हमेशा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बोलेंगे, नहीं तो आप हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बोल सकते हैं, राइट? सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होता कैसे है, क्या इसका प्रोसीजर है। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो प्रेफर करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट बनाना दो तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिकली या डाइपोल के थ्रू, या फिर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन
वो नॉन पोलर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते. सो नॉन पोलर कैन नॉट इंटरैक्ट विद वाटर. सो नाउ आई वांट यू टू लुक एट द फर्स्ट केस. यहाँ पे तो यहाँ पे जो ऑरेंज से मार्क्ड है ये है नॉन पोलर हमारे सब्सटेंसेस, एंड ये जो ब्लू से मार्क्ड है ये है वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, सो मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो नॉन पोलर सब्सटेंस जब एंटर हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको सराउंड कर दिया. सो अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक पिंजरा टाइप बना लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे. कैन यू सी, इस तरह से केज बना लिया इन्होंने, है ना. अब ऐसा ये क्यों करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड हियर. यहाँ पे देखिए एक पेड़ है, ठीक है. पेड़ के इस साइड आप खड़े हैं एंड पेड़ के इस साइड आपका फ्रेंड खड़ा है. ओके, एंड आई टेल यू कि आप एक दूसरे को जो है वो हैंडशेक करिए या आप एक दूसरे से मिलिए, आप एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करके दिखाइए. सो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल. अगर पेड़ बहुत बड़ा है, अगर पेड़ का ट्री ट्रंक बहुत बड़ा है तो आप एक दूसरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं. बट हम कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर हम इस तरह से पेड़ को हग करें या फिर यू टच और यू होल्ड हैंड्स बाय सराउंडिंग द ट्री ट्रंक, राइट. सो जब आप इस तरह से सर्कल बना के कॉन्टैक्ट करेंगे तब आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इवन व्हेन अ ट्री इज प्रेजेंट, राइट. सो यही सेम चीज हुई है, जैसे कि हमने बोला कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना प्रेफर करेंगे देन इंटरेक्टिंग विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करने के लिए इस तरह से सर्कल बनाते हैं और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को बीच में फंसा लेते हैं. ओके, सो जब ये इस तरह से केज बनाते हैं तो हमारे नॉर्मली तो वाटर मॉलिक्यूल्स काफी फ्री होते हैं बिकॉज दे आर लिक्विड, so they are free to roam around. But when they have to make a cage like structure, they become more ordered या they become more organized. और जब ये order या organized हो जाते हैं तो इनकी जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी जो है वो हो जाती है रिड्यूस, एंट्रोपी कम हो जाती है. हम समझ लेते हैं कि एंट्रोपी क्या होता है. सो एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम. कोई सिस्टम कितना रैंडम, ठीक है. तो अब भैया एंट्रोपी बढ़े या घटे, इससे हमारा क्या काम है, एंट्रोपी क्यों इंपॉर्टेंट है. इट्स बिकॉज एंट्रोपी हमें बताती है कि एक सिस्टम के अंदर कितना एनर्जी चेंज अवेलेबल है कोई भी रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, ठीक है, जिसको हम फ्री एनर्जी चेंज भी बोलते हैं इन अ लेमन लैंग्वेज. और एंट्रोपी हमें भी बताती है कि कोई रिएक्शन नेचर में स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये भी हमें एंट्रोपी से पता चल जाता है, ठीक है. तो एंट्रोपी इसलिए हमारे लिए जरूरी. तो जैसे कि हमने बोला कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से ऑर्डर्ड या ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तो हमारी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से, मतलब चेंज इन एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से भी नोट करते हैं. तो जब एंट्रोपी रिड्यूस हो जाती है तो इस केस में इस वजह से जो फ्री एनर्जी चेंज है, तो फ्री एनर्जी जो चेंज है वो डेल्टा जी से भी नोट होता है और इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर डेल्टा एस, ठीक है. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एंथैल्पी पे भी डिपेंड करता है एंड एंट्रोपी पे भी डिपेंड करता है. तो क्योंकि जब एंट्रोपी रिड्यूस हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड बन रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा फ्री एनर्जी चेंज है नॉन पोलर सब्सटेंस को आपके वाटर में डालने का, वो हो जाता है अनफेवरेबल, ठीक है. सो दिस बिकम्स अनफेवरेबल. इसलिए हम प्रेफर नहीं करते कि हम एक नॉन पोलर सब्सटेंस को हमारे वाटर एज अ सॉल्वेंट में एंटर कराएं. बट यही केस बदल जाता है जब एक से ज्यादा नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, जो हम यहाँ पे केस नंबर 2 में देखेंगे. आप देखो केस नंबर 2 में क्या हुआ, हमारे जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस थे वो आपस में अब क्या कर रहे हैं, इंटरैक्शन करने की वजह से आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जितने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड थे फर्स्ट केस में, उतने आपको सेकंड केस में नहीं दिखेंगे. ये जो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बीच वाले, दे आर नॉट हियर. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर बट इन दिस द वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेस, राइट. एंड इसका क्या मतलब है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो पहले केज का पार्ट थे अब वो रिलीज हो चुके हैं, यानी कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो पहले ऑर्गेनाइज्ड थे अब वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स की छुट्टी हो चुकी है, वो फ्री हैं. और जब वो फ्री है इसका मतलब क्या है कि हमारी एंट्रोपी वापस से
बढ़ गई, ऑब्वियसली पूरी नहीं बढ़ी बट कंपैरेटिवली हमारी एंट्रोपी जो है इस केस में वापस से कंपैरेटिवली इंक्रीज हो चुकी है। एंड दिस इज वाई कि जब हमारा वाटर रिलीज होता है इन अ फेवरेबल मैनर और एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाती है एंड जो आपका फ्री एनर्जी चेंज है वो भी फेवरेबल होने लगता है, इसी सारी फैक्टर्स की वजह से, इन्हीं सारी फिनोमिनल्स की वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होती हैं। ओके, so this was the mechanism of how and why hydrophobic interactions happen, right? I hope that was clear. So let's move on to the factors कि हमारी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस किन किन चीजों पे डिपेंड करती हैं। So the very first factor is temperature, and temperature is directly proportional to the strength of hydrophobic interactions. यानी कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी डिक्रीज करेंगे। और ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली वाटर जो है वो धीरे धीरे आइस की फॉर्म में आने लगेगा, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आने लगेगा। उसका जो फ्री नेचर है टू फॉर्म अ केज अराउंड द नॉन पोलर सब्सटेंसेस वो डिसरप्ट हो जाएगा, है ना। वो इतनी इजीली जो है वो मूव नहीं कर पाएगा अपने आप में ही और केज नहीं बना पाएगा। तो दिस इज वाई विद टेम्परेचर डिक्रीज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है। ओके, द next factor is the number of number of carbon atoms in the non-polar substance. This is also directly proportional to the strength of hydrophobic interactions. So, जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे एक नॉन पोलर सब्सटेंस में उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की स्ट्रेंथ होगी। Why is this? Because of the tetravalent nature of carbon, right? Moving on to the last factor, which is the shape. तो जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है वो दो टाइप की शेप अज्यूम कर सकते हैं। एक है एलिफैटिक। एलिफैटिक अगर आपको नहीं पता, इट मीन्स अ स्ट्रेट मॉलिक्यूल, इट कुड बी ब्रांच और नॉट बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब है एक सर्कुलर मॉलिक्यूल होगा, जैसे आपका बेंजीन होगा, ठीक है। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, सर्कुलर या साइक्लिक, राइट। तो इसमें से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की स्ट्रेंथ एलिफैटिक में ज्यादा होती है और एरोमेटिक में कम होती है। द रीजन फॉर दिस इज दैट एरोमेटिक सब्सटेंसेस में जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ सकता है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई strength of hydrophobic interactions is more in aliphatic non-polar substances, right? So this was all for this video. See you soon.